नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपकी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज, फिर चाहे वो ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ सवाल हो या फिर बात हो इन्वेस्टमेंट की, सब इस शो में हम करते हैं शामिल। तो पहले तरीका नोट कर लीजिए, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं, साथ ही अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं और सोशल मीडिया के दौरान जो सवाल आप पोस्ट करते हैं शो के दौरान, उन्हें हम करते हैं शो में शामिल। आज हमारे साथ NAV इन्वेस्टमेंट रिसर्च के डायरेक्टर आशीष भाटी मौजूद हैं। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो आज हुआ क्या फटाफट से वो देख लेते हैं, उसके बाद आशीष का व्यू भी लेंगे कल के लिए। नवंबर एक्सपायरी से पहले बाजार में एक रेंज में कारोबार होते हुए दिखाई दिया। सेंसेक्स 92 पॉइंट चढ़कर 61,511 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 23 अंक बढ़कर 18,267 पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 272 पॉइंट चढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्लोज हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी हल्की बढ़त रही। कुछ पॉकेट्स थी जो काफी अच्छे मोमेंटम में थी, जैसे कि रेलवे, फर्टिलाइजर्स, यहाँ तेजी थी। सरकारी बैंक स्टॉक्स लगातार चल ही रहे हैं। ऑटो रियल्टी में भी हमने सिलेक्टिव बाइंग आज के सेशन में होते हुए देखी। मेटल IT स्टॉक्स पर थोड़ा प्रेशर आज के सेशन में रहा। FIs ने बिकवाली की है आज भी 790 करोड़ की। DIs ने खरीदारी की है 413 करोड़ की। तो ये हैं आज के आंकड़े। अब कल की रणनीति क्या है वो पूछ लेते हैं आशीष से। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर, या कोई कॉल्स, कोई ट्रेडिंग आइडियाज आपकी ओर से कल के लिए? गुड इवनिंग मैम। आज जिस तरह से मार्केट पॉइज था, काफी वेल पॉइज्ड रहा मार्केट पूरे दिन। स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ऑल टाइम हाई थ्रू आउट द डे ट्रेड करने में सफल रहा बैंक निफ्टी। निफ्टी में जरूर थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने मिला है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चरली अभी भी निफ्टी काफी वेल प्लेस्ड है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक वापस बड़ा अपस्विंग देखने मिल सकता है। जरूर वोलेटिलिटी रहने की एक्सपेक्टेशन है कल एक्सपायरी के कारण, बट हमें लगता है कि जिनके पास भी लॉन्ग है जरूर बने रहे। 18,170 का एक SL जरूर मेंटेन करें फॉर टारगेट। हमें लगता है कि 18,400 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने मिलेंगे। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी प्रॉब्ली बोल सकते हैं कि फायरिंग ऑल सिलेंडर्स है। जिस हिसाब से आज वापस PSU बैंक में बाइंग देखने मिली, और साथ साथ जो बड़े बैंक से एक्सिस और ICICI उनमें भी एक पॉजिटिव बाइंग देखने मिल रही थी। तो बैंक निफ्टी में भी हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। 42,500 के करीब का एक SL मेंटेन करे। मुझे लगता है कि 43,000 और उसके बियॉन्ड के लेवल्स जल्दी बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशंस आपको दिए गए हैं और उसी के हिसाब से आप बना सकते हैं रणनीति कल के लिए, अगर इंडेक्स पर आप कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। चलिए अब सवाल करते हैं फटाफट से शामिल बिना देरी किए, और काफी कॉलर्स हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं। पहले कॉलर विजय हैं मुंबई से। विजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैंने एक तो भेल ले रखा है 71 में, 1500 शेयर है, और उसको अभी रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए, ये पूछना था मुझे। तो भेल में 71 की बाइंग है आपकी, ठीक है। 74-75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आशीष, क्या सजेशन इनके लिए? भेल में ले लें थोड़ा प्रॉफिट और निकल जाएं, या होल्ड रखें इस पोजीशन को? जी मैम, बने रहने की सलाह है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है बेल का, और इनफैक्ट कैपिटल गुड्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सब में अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली दिख रहा है। तो बेल में बने रहने की सलाह है। जो इनका प्राइस है, बाइंग प्राइस, उसी करीब का 70 के करीब का एक SL जरूर मेंटेन करें। मुझे लगता है कि इसमें 84-85 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं जल्दी। ओके, प्रभाकर है मुंबई से। प्रभाकर नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार मैडम, मेरे पास है ना JK पेपर के 2000 शेयर है 226 के भाव से, और महिंद्रा है 1250 के भाव से 400 शेयर। ओके, तो M&M 1250। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? JK पेपर। उसमें बाइंग प्राइस क्या है? 425। ओके, तो JK पेपर 425 की बाइंग, M&M 1250। क्या सजेशन दोनों ही शेयर्स में? JK पेपर की अगर मैं पहले बात करूं तो कुछ न्यूज ड्रिवन काउंटर है थोड़ा। परसों भी एक न्यूज थी और उसके बाद एक थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ट्रिपल टॉप के पास में, यही लेवल है जब उसने अगस्त और सितंबर में भी यही आकर एक रेजिस्टेंस दिखाया। मुझे लगता है कि एक बहुत अहम लेवल है 435, वहीं से एक रेजिस्ट होकर वापस इसमें सेलिंग इंटेंसिफाई होते हुए देखने मिली है। सिंस इनके प्राइस से अभी नीचे है, थोड़ा सा 410 के करीब का एक SL करके मेंटेन करे
कोई जंप आता है 435 के बाहर निकलता है, तभी इसमें एक बड़ी बाइंग देखने मिल सकती है। अदरवाइज 435 के करीब एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना की सलाह रहेगी। M&M की बात करूं जहां अगर, तो M&M भी इनके प्राइस से जरूर नीचे है, बट उसमें बने रहने की सलाह है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। हमें लगता है कि एक बाउंस बैक देखने मिलेगा और 20 डेमा के ऊपर निकलता है ये स्टॉक, जो कि 1270 इसका 20 डेमा है, उसके बियॉन्ड निकलता है तो इसमें वापस 1330 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगाकर 1200 के करीब का M&M में भी बने रहने की सलाह है। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। निरंजन प्रसाद वर्मा है दिल्ली से। वर्मा साहब नमस्कार, बताइए सवाल। निरंजन जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, बोल रहा हूँ ना, 50 शेयर लिए हैं। हाँ, आपकी ऑडियो मिल रही है, बताइए कौन सा स्टॉक है। नायका के 50 है, 190 पे लिए हैं। और पेटीएम के 50 है शेयर है, वो 480 पे लिए हैं सर मैडम। अच्छा, तो ये आपने हाल ही में खरीदा है पेटीएम के स्टॉक्स? हाँ, परसों ही लिए थे मैडम। तो आपने क्यों खरीदे ये परसों, कोई खास वजह? रेट कम हो गए थे इसलिए मैंने कहा शायद अब बढ़ेगा, लेकिन ये तो नीचे ही जा रहा है। हाँ, तो जब स्टॉक लगातार नए लोस छू रहा हो, लगातार टूट रहा हो, जिसको लेकर सेंटिमेंट्स कमजोर हो, माहौल नेगेटिविटी का हो, ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। नो मैटर प्राइस उसका कितना भी सस्ता ना हो जाए, थोड़ा महंगा खरीदना बेहतर है, लेकिन आउटलुक बेहतर होना चाहिए। अब बताइए क्या करना है इनको। इन्होंने दोनों ही स्टॉक्स ऐसे ले लिए न्यू एज कंपनी की कैटेगरी से, जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, जिनको लेकर बहुत स्पेक्यूलेशंस हैं, एप्रीहेंशंस हैं। आशीष 480 पर पेटीएम ले लिया, नायका 190 पर, दोनों ही बाइंग प्राइस से नीचे हैं। ऑल्दो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो हायर लेवल्स पे इन दोनों स्टॉक्स में फंसे हुए हैं। क्या सजेशन इनके लिए अब? मैम, पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में कहावत है कि कोई भी प्राइस कम नहीं, मतलब कोई भी प्राइस कोई चीप नहीं होता, कोई भी प्राइस एक्सपेंसिव नहीं होता, और इनफैक्ट अच्छी कंपनियां हमेशा एक्सपेंसिव ही मिलेंगी। तो सिंस ये दोनों कंपनियां इनकी काफी प्रेशर में है न्यू एज कंपनीज में, पेटीएम में तो हमारी सलाह है जरूर एक बार एग्जिट कर ले। भले ही स्टॉप लॉस यहीं पर ट्रिगर करवा कर भी एग्जिट कर सकते हैं। इस स्टॉक में काफी नेगेटिविटी बनी हुई है और जिस हिसाब से सेलिंग आ रही है, लोअर लेवल्स पे भी वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग हमें देखने मिल रहा है, तो पेटीएम में जरूर एग्जिट करने की सलाह है। नायका में एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, स्टॉक एक क्रूशियल लेवल पर है। मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ से देखने मिलेगा और उस बाउंस बैक में नायका में भी हमें एग्जिट की सलाह रहेगी। ओके, अगले कॉलर से अब बात कर लेते हैं और सवाल पूछने के लिए जीएस अरोड़ा हैं हमारे साथ नोएडा से। अरोड़ा जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मैं जेएस अरोड़ा बोल रहा हूँ। 2021 में जब बीपीसीएल के डिसइन्वेस्टमेंट की बातचीत चल रही थी, तो उस समय इस शेयर के लिए की बहुत अच्छी रिपोर्ट थी कि जी अगर डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो 800 रुपए का हो जाएगा, नहीं तो 500 रुपए का तो है ही। तो मैंने उस समय ले लिया। उसके बाद भी आपके यहाँ से एनालिस्ट आए, उन्होंने कहा कि भाई ये डिविडेंड बहुत अच्छा देता है कंपनी, तो मैं एवरेज भी करता रहा। अब आज की डेट में भी मेरे एवरेज तो 403 है और ये 300 से ऊपर बढ़ता ही नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बात तो आपकी सही है। डाइवेस्टमेंट की बात जब हो रही थी तब बहुत चर्चा स्टॉक की होती थी। इन्वेस्टमेंट के लिए इसको बहुत अच्छी कैटेगरी का स्टॉक माना जाता था, लेकिन खबरों के बेसिस पे ये स्टॉक पर बातचीत होती है, वो खबर ही अटक गई। इसके कारण स्टॉक में इंटरेस्ट और स्टॉक का प्राइस रिएक्शन भी वैसे ही रहा। अब इनकी खरीदारी आशीष 403 की 310 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, नुकसान तो है, क्या कर रहा है विनय? जी मैम, जिस हिसाब से मैं अगर थोड़ा सा चार्ट जूम आउट करके देखूं तो 290 से एक अच्छा बाउंस बैक दिया और एक थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम स्टॉक में बनना तैयार हो रहा है। स्टॉक अपने 20 डेमा के भी ऊपर निकल चुका है, फिर भी अहम जो 200 डेमा उससे काफी नीचे है। हमें लगता है कि एक बाउंस बैक देखने मिलेगा, जो कि इसे 330 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे, जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया भी रहेगा। एक बार हमारी सलाह रहेगी वहां पे एक बार 330 के करीब में एक बार एग्जिट कर ले स्टॉक को रेजिस्टेंस के पास। ठीक है,
सचिन है हमारे साथ अब नासिक से। सचिन नमस्कार, बताइए सवाल। मैं सचिन थोरात बात कर रहा हूँ नासिक से। मेरे पास 5 जेट के 93 के प्राइस पे 300 के शेयर्स है, तो इसमें क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपकी सलाह चाहता हूँ। स्पाइस जेट 93 की बाइंग है, 300 स्टॉक्स हैं। पूछ लेते हैं आशीष का सजेशन क्या रहेगा। 38 पर आ चुका है, ऊपर की खरीदारी है। इन्होंने मेरे ख्याल से जो रीसेंट मतलब अब तक के जो लेटेस्ट हाइज थे वो 100 के आसपास के थे। समय हो चुका है फिर तो इनकी इस पोजीशन को 2, 2.5, 3 साल पहले शायद ये भाव होता था। नुकसान में है काफी, क्या करें अब? जी मैम, काफी प्रेशर है स्टॉक में, और जिस हिसाब से अभी भी इतने लोअर लेवल्स पे भी जहां हम देख रहे हैं इंडिगो में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली देखने मिल रही है, ये स्टॉक में एक कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर आ जाता है, थोड़ा भी स्टॉक अप मूव होता है और वहां पे ये एक सेलिंग इंटेंसिफाई होते हुए देखने मिल रही है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि स्टॉक में कोई बहुत बड़ा मूव इन्हें देखने मिल सकता है। कोई भी पुल बैक है जरूर एग्जिट करने की सलाह है। इन लेवल पे भी अगर ये बने रहे तो 35 के करीब का एक जरूर एसएल इसमें मेंटेन करे। ओके, ठीक है। विनय से बात करेंगे अब, जयपुर से हमारे साथ मौजूद है। विनय नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है कि IRFC है मेरे पास 3800 शेयर, 25 रुपीज 21 पैसे की परचेज प्राइस है। ये प्राइमरी क्वेश्चन है मेरा। ओके जी, इसके बाद 2 क्वेश्चन हो रहे हैं वो भी जी। और ठीक है, पहले मैं IRFC पे राय ले लेती हूँ। IRFC 25 रुपए की बाइंग है, 29 पर ट्रेड कर रहा है, 3800 शेयर। ले ले मुनाफा आशीष या होल्ड रखे? जी होल्ड रखने की सलाह है। जिस हिसाब से रेलवे स्टॉक्स में बज देखने मिला है और IRFC इन हायर लेवल्स पे भी जो कि एक अच्छा वॉल्यूम क्लॉक इन करते हुए देखने मिल रहा है। अगर मैं इसके वीकली चार्ट्स में जाऊं तो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स इस जोन में भी इसमें आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ से भी एक बड़ा मूव इसमें देखने मिल सकता है, जो कि 33-34 तक के लेवल्स इसमें आते हुए देखने मिल रहे हैं। जरूर एक स्टॉप लॉस बना के रखे, 27 रुपए 50 पैसे के करीब का एक एसएल जरूर मेंटेन करें और इस ट्रेड में बने रहे। ठीक है, और बताइए विनय, कौन से 2 स्टॉक्स हैं? IFCI मेरे पास है, थोड़ा लॉन्ग टर्म परचेज, पहले की परचेज है करीब 5 साल पुरानी, उसमें थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ मैं। वो है 3410 की परचेज है मेरी, 34 रुपए 10 पैसे की परचेज है, बहुत हाई परचेज है मैम। IFCI की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। और 34 रुपए 10 पैसे की बाइंग है? हाँ जी मैम। ठीक है, दूसरा स्टॉक भी बता दीजिए इसी के साथ। मैम दूसरा है जोमेटो, वो 90 रुपीज 50 पैसे की परचेज है। बाइंग प्राइस क्या बताया आपने जोमेटो में? 90 रुपीज 50 पैसे की। ठीक है, तो जोमेटो में भी काफी नुकसान हो रहा है इनको, और IFCI में भी। IFCI जैसे आपने सुना 34 रुपए के ऊपर की बाइंग, जोमेटो 90 के ऊपर की खरीदारी। बताइए सजेशंस। जी काफी ऊपर की बाइंग है और इन्होंने मेरे ख्याल से काफी नीचे के लेवल्स भी देख लिए। 8.5 तक ये स्टॉक स्लिप हो चुका था। अभी लकीली एक अच्छा मूव स्टॉक में देखने मिला और 200 डेमा के नीचे ऊपर निकल चुका है IFCI। तो बने रहने की सलाह है, बट हमें लगता है कि कोई भी बाउंस बैक का रिवर्सल आता है, जो ये बाउंस बैक चल रहा है उसका कोई भी रिवर्सल आता है तो जरूर एग्जिट कर ले, या करीब 16-17 रुपए के करीब एक बार प्रॉफिट नहीं, एक बार एग्जिट जरूर कर ले। 34 रुपए तक का तो भाव आना इसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और जो ये पोजीशन है इसमें भी एक 12 रुपए के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। वहीं मैं जोमेटो की बात करूं, इसमें भी बाइंग न्यू एज कंपनीज में सब में ही एक हमने देखा है कि एक वैल्यू इरोशन काफी हो रहा है, और जिस हिसाब से सेलिंग इंटेंसिफाई होते हुए देखने मिल रही है, जोमेटो से करंट लेवल पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। जी ठीक है, संदीप है हमारे साथ अब दिल्ली से। संदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, बताइए संदीप जी अपना सवाल। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास 100 शेयर की बाइंग है टाटा स्टील एट द रेट 105.8। तो इस पे अपकमिंग 1 ईयर और मोर का
क्या व्यू बनता है, मतलब इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कोई फर्दर और एडिशन की जा सकती है, ठीक है। तो उसका भी कोई लेवल बता दें। ओके, यस मैम। ठीक है। तो टाटा स्टील फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है आशीष, लेकिन और ऐड भी करने का सोच रहे हैं, क्या सजेशन इनके लिए? ये बने रहने की सलाह है। टाटा स्टील जो प्राइस है इनका काफी अच्छा प्राइस है ओवरऑल। हमने देखा कि थोड़े से खराब नंबर्स आए थे, फिर भी स्टॉक 99 से ही बाउंस बैक दे दिया और एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इसमें देखने मिल रही है। कुछ फैक्टर्स जरूर है जो स्टील के प्राइसेस के कारण इसमें थोड़ा सा, और यूरोप के कारण थोड़ा प्रेशर देखने मिल रहा है, यूरोप और चाइना के कारण। मुझे लगता है कि वो जैसे क्लाउड्स थोड़े से हटेंगे तो इसमें एक वापस अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल सकता है, जो कि इसे 110 115 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो इनका होराइजन लंबा है तो जरूर बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस है इसमें वो 100 रुपए के करीब पे एक जरूर मेंटेन करें। ठीक है। शत्रुघ्न है हमारे साथ अब जयपुर से। शत्रुघ्न जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग दीपाली जी। मेरे पास कैम्प्स के 100 शेयर हैं, 2943 में लिया हुआ है। ओके। और इंडियाबुल रियल एस्टेट के 200 शेयर हैं, 124 के। ठीक है। एक पूछ लेते हैं क्या? हाँ बताइए, एक और बताइए। पीजी फॉल्स में क्या पाएंगे आपकी? 370। ठीक है, तो एक एक करके राय ले लेते हैं। पहले तो बताइए कैम्स में क्या करना है? 2943 की बाएंगे आशीष जी। स्टॉक एक कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर मैं थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड में देखूं तो पिछले फरवरी से ऑनवर्ड स्टॉक यही एक रेंज में घूम रहा है, ऊपर 2600 और नीचे के रेंज जो हो गई है इसकी 2200 और 2250 के रेंज में ही मूव कर रहा है। हमें लगता है कि ये एक अहम वापस सपोर्ट लेवल के पास आ गया और एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो बने रहने की सलाह रहेगी इस स्टॉक में, कैम्स में। ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है, हमें लगता है कि ये एक अहम सपोर्ट है, यहाँ पर से एक बाउंस आने देखने मिल सकता है। तो 2230 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे और स्टॉक में बने रहे। आईबी रियल एस्टेट आई थिंक इनका स्पिन स्टॉक था। वो स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है ऊपर से। इनके प्राइस से तो इन्होंने ऑलमोस्ट 50% तक का वैल्यू इरोजन देख लिया था। हमें लगता है कि इस स्टॉक में एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ओवरहैंग्स काफी है इस स्टॉक में प्रमोटर्स की तरफ से, और बाकी जो इनके एनसीएलटी के केसेस चल रहे हैं उसके ओवरहैंग्स बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हर ऊपर लेवल पे स्टॉक जैसे ही आता है 200 डेमा के पास एक बाइंग इंटेंसिफाई होते हुए देखने मिलती है इसमें। तो इसमें जरूर एग्जिट करने की सलाह रहेगी इंडियाबुल रियल एस्टेट में, और कैम्प्स में बने रहने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपकी होल्डिंग्स पर। सवाल ले लेते हैं फटाफट से जो हमें मिल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और एक सवाल में भेजा है राजीव ने, गोदावरी पावर पर 350 की इनकी बाइंग है। दूसरा स्टॉक है ग्लोबल स्पिरिट का, यहाँ 910 की बाइंग है, व्यू है 6 मंथ्स का। तो बताइए क्या सजेशन गोदावरी पावर और ग्लोबल स्पिरिट्स। बाइंग प्राइस में एक बार फिर से रिपीट कर दो, गोदावरी पावर में 350, ग्लोबल स्पिरिट में 910। गोदावरी पावर में एक बाइंग इंटरेस्ट अभी मेरे ख्याल से स्टील की ड्यूटी हटने के बाद एक अच्छा मूव देखने मिला है, और स्टॉक अपने 200 डेमा के पार निकल गया। तो जरूर बने रहने की सलाह है गोदावरी पावर में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इन्हें 295 का एक एसएल, अब जो 200 डेमा हो गया है उसी का एक एसएल मेंटेन करके इसमें बने रहे। हमें लगता है कि 350 के पार ये स्टॉक निकलता हुआ जल्दी देखने मिल सकता है। दूसरा स्टॉक कौन सा है मैम? ग्लोबल स्पिरिट। ग्लोबल स्पिरिट की बात करूं तो स्टॉक जरूर प्रेशर में था ओवरऑल, बट पिछले 4 दिनों से एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है। स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम बनाकर एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। आज भी एक अच्छा बड़ा वॉल्यूम के स्टॉक साथ एक मूव देखने मिला है। तो ग्लोबल स्पिरिट में भी बने रहने की सलाह रहेगी। 800 के करीब पे एक एसएल मेंटेन करे फॉर अ टारगेट ऑफ 900। ठीक है। जिगर मुकेश मेहता एक सवाल भेज रहे हैं ट्विटर पर। अजंता फार्मा पर सवाल है, 1396 की बाइंग है। दूसरा है इप्का लैबोरेटरीज, यहाँ 1086 की बाइंग है। तो अजंता फार्मा और इप्का लैबोरेटरीज पर आपकी सलाह।
अजंता फार्मा जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक प्रेशर देखने मिल रहा है और हमने देखा है कि काफी फार्मा स्टॉक्स में स्पेसिफिकली सेलिंग काफी इंटेंसिफाई होते हुए देखने मिल रही है। तो अजंता फार्मा में एक स्टॉप लॉस बनाकर रखे 1200 के करीब का। अगर 1200 टूटता है तो जरूर इसमें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। कोई अगर बाउंस बैक मिलता है तो वहां पे भी एक बार एग्जिट कर ले। दूसरा जो स्टॉक है इप्का लेबोरेटरीज, इप्का लेबोरेटरीज में भी एक एसएल जरूर मेंटेन करें 840 के करीब का। जिस हिसाब से हमने बताया कि फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने मिल रहा है, हमें लगता है कि एक बार एग्जिट कर लेना बेटर है फार्मा से। चलिए, तो ये सलाह है आपके लिए इप्का लेबोरेटरीज और अजंता फार्मा दोनों पर। इस शो को समेटने का वक्त हो गया है। शुक्रिया आपका आशीष आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट? जी मैम, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी का, हमें लग रहा है कि थोड़ी सी वोलेटिलिटी जरूर रहेगी, बट ओवरऑल स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ से। तो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा लार्ज कैप में रुझान ज्यादा रहना चाहिए कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप अभी। ठीक है, चलिए, तो ये रहे आशीष के क्लोजिंग कमेंट। शुक्रिया आशीष आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबर जारी है सीधी सी आवाज़ ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।